नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपकी सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन का ये सेकंड पार्ट होगा, राइट। इसमें हम लोग जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब अबाउट अरिथमेटिक, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें से हम लोग अभी ये जो पार्ट है इसको जानते हैं और इसको समझते हैं, अगर लास्ट वाला वीडियो आपने देखा है तो, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें देखो क्या है, ये जो रेड में है वो ऑपरेंड्स है, जो ब्लू में है वो ऑपरेटर्स है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन। ये पता चलता है अपने को। फिर ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड्स है वेरिएबल्स या वैल्यूज जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यानी ऑपरेंड्स क्या है, वो वेरिएबल्स या वो कांस्टेंट जिनमें आपका कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। करने वाले नहीं, जिन पे परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर्स हमारा मेंशन नहीं किया है। ऑपरेटर्स वो है जो इन ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपका डिवाइड है, वो डिवाइड करता है दो नंबर्स को। दो ऐड है, ऐड करता है, इक्वल टू असाइन करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये सब जो ब्लू में है, ये सब क्या है, आपके ऑपरेटर्स जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। किस पे, ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या है, जिन पे एक्शन परफॉर्म होता है, सही है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है जिसको हम लोग ने नहीं देखा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। एवरी सी एक्सप्रेशन हैज वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत डीप है। डीप नहीं है वैसे, बहुत बढ़िया है, बताते हैं आपको। मेरा रिकॉर्डिंग अब तो चल रहा हो, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। ऑलवेज गुड टू चेक वंस, बाद में जाके क्या बचता है ना, ठीक है। ओके, include stdio dot h int main। अब थोड़ा get ch को मैंने साइड कर दिया, तो इसके लिए कौन आया भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, तो बढ़िया है, स्वीट सा, सिंपल सा। अब क्या करना है, अब एवरी सी एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब बहुत सरल है कि प्रिंट, लेट्स से आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हो, उसको नम लिखते हो और उस पर कुछ असाइन नहीं करते हैं। तब यहाँ पे आपने कुछ असाइन नहीं किया, यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है नहीं, इज इक्वल टू भी नहीं है और कुछ भी नहीं है एब्सोल्युटली। फिर भी ये जो नम वेरिएबल है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि नम वेरिएबल तो है ना, ओनली वेरिएबल इटसेल्फ भी कुछ तो वैल्यू देगा ही। तो इसको अगर मैं लिखूं ऐसे, तो ये भी कुछ वैल्यू देगा आपको, भले उसमें कुछ वैल्यू हम लोग ने असाइन नहीं किए। तो अभी अपना पूरा पार्ट ही नया है, पार्ट ही नया है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे अरिथमेटिक पहले लिख देता हूं मैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसके अंदर तो बेसिक एग्जांपल है, वो मैं तो कर देता हूँ पहले, बेसिक example.c, ठीक है। रन हो रहा है और आया यहाँ पे 0, मतलब जहां पे इसके अंदर कुछ असाइन भी नहीं किया फिर भी कुछ तो वैल्यू आई है ना। आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है, हाँ बराबर है कि हमेशा 0 आए, कुछ और अलग भी आ सकता है, ठीक है। कुछ गार्बेज वैल्यू होती है, जब आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तब कोई गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू होती है, दैट इज द पॉइंट। अब यहाँ पे इसको ना एक स्टेप और ऊपर बढ़ाते हैं, इसको भी नहीं रखते और इसको भी नहीं रखते, सिर्फ %d प्रिंट करते हैं। तो अभी भी ये पता नहीं, आसमान से कोई तो वेरिएबल कुछ तो ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। एब्सोल्युटली एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तभी भी वो वैल्यू दे रहा है। सो इससे हम लोग को बहुत डीप लेवल में कंक्लूड होता है कि जो भी आपका सी का एक्सप्रेशन हो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू अवश्य होती है, ठीक है। ये बात जाननी थी अपने को, ओके। फिर इसके बाद एक और आता है पॉइंट अपने को कि प्रिंटएफ को अगर मैं प्रिंट कर दूं तब क्या होगा, ठीक है। अब प्रिंटएफ में मैं लिखता हूं नमो, नरेंद्र मोदी वाला नहीं है, ऑल्दो नमो माने रेफरेंस, ओके। नमो यहां पे ऐसा लिख दिया तो ये प्रिंट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन क्या हो जब मैं इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूं, ठीक है, तब क्या हो, प्रिंटएफ
और इस प्रिंटफ के अंदर ही इसको प्रिंट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं बना, वो तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही डायरेक्टली। अब समझ रहे हो अभी कुछ? इसको मैं एक और देना पड़ेगा, ओके। या तो यू कह लो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटफ के अंदर मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे जब करोगे तब वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ना गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे आया है, तो मतलब ये यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। तो ये रिटर्न 0 का यूज अभी आपको कुछ पता चल रहा है कि अगर रिटर्न 0 आता तब हम लोग बोलते कि हाँ ठीक ठाक एग्जीक्यूशन हुआ है। यहाँ पे लेकिन रिटर्न क्या आ रहा है, ये इसका मतलब कि वो ये स्टेटमेंट यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ना इस प्रिंटफ का जो भी है ये, इसको इंटीजर में प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको पहले ऐसे कर दूं और %d, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि प्रिंटफ शायद रिटर्न करे। तो अब अगर इस प्रिंटफ को भी रन करोगे तो यहाँ पे क्या आया, नमो 4। ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके से इसका फ्लो बढ़ा है, ध्यान से देना, ध्यान देना। प्रिंटफ आया, उससे %d देगा, तो मैंने इसको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। अब वो इंटीजर वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, प्रिंटफ की। तो उसने इस स्टेटमेंट को ही रन कर दिया। जब उसने इस स्टेटमेंट को रन किया तब क्या होगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट तो काम करता है ना, तो नमो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो नमो प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद नमो प्रिंट होने के बाद इसकी तो वैल्यू अभी तक सेटिस्फाई हुई नहीं, प्रिंटफ ने अपना प्रिंट कर दिया, लेकिन इधर भी तो कोई वैल्यू चाहिए थी। तो प्रिंटफ ने क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया, और 4 बाद में जाके प्रिंट हुआ। तो नमो पहले प्रिंट हुआ, उसके आगे डायरेक्टली 4 प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग को नमो 4 दिखा। अब 4 ही क्यों, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स है। समझ गए? अभी नमः लिखते हैं, नमः, तब 5 आ गया, क्यों, क्योंकि 5 कैरेक्टर था, सिंपल। यमहा, वैसे एक यमहा का गाड़ी का नाम था, नमहा भी हो सकता, वाह वाह वाह, कोई बात नहीं। जो भी है, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट भी कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप अभी समझ सकते हो कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही, भले गार्बेज होगा ही। तो ये पार्ट को एक्सप्लेन करना था मेरे को, लास्ट वीडियो में कर देना चाहिए था, बट इट्स ओके, नेवर माइंड, इसको आपने जाना। लेकिन अभी हम लोग ऑपरेटर्स पे हैं। ऑपरेटर्स माने जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस वगैरह ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सबसे पहले देखने वाले, ठीक है। इतने सभी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लेकिन कभी कभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट क्या है कि इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कुछ ऑपरेटर्स है जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में हम लोग समाप्त कर दे, बट ज्यादा लंबा होता है तो विल स्किप इट। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोग को सीखने रहते हैं, तो धीरे धीरे स्लोली हम लोग जाते हैं उधर, ठीक है। तो इसको अब मैं करता हूँ देता हूं उड़ा, सॉरी, ओके। यहाँ पे अभी प्रिंटफ करता हूं मैं, ठीक है, और बहुत बेसिक तरीके से आपको चीजें बताता हूं, जैसे %d इसी पे काम रखता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, 10 + 12। अभी ऐसे करूं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या करेंगे ना, हम लोग इसको वेरिएबल में ले लेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, n1 n2, ठीक है। इन n1 n2 के अंदर मैं अलग अलग से वैल्यू डालूंगा। n1 = 10, सिमिलरली n2 = 20, ऐसा डाल देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट रिजल्ट बनाएंगे, ऊपर ही बना देता हूं मैं वैसे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तो बेसिक आना चाहिए अपने को, वो कुछ सेकंड सेशंस में ही कर लिए थे हम लोग ने इस वीडियो के नहीं, मतलब इस प्लेलिस्ट का। n1 + n2 इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ब्रेस के अंदर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन रन करता है, और इन दोनों का एडिशन आया 30। यानी प्लस ऑपरेटर क्या बोलेंगे इसको, एडिशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, सिंपल बेसिक, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दूं तब क्या होगा, इस पर अगर माइनस कर दूं तब देखो -10 आया, क्यों, क्योंकि 10 - 20, तो माइनस किसके साइड है, 20 की साइड, 20 बड़ा है, जो सब्ट्रैक्शन के बाद नंबर बनेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो 20 के पास गया है नेगेटिव नंबर। तो 10 - 20 होता है -10, तो वही आया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, माइनस के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली अपना मल्टीप्लिकेशन है आपका एस्ट्रिक, इस सिंबल को बोलते हैं एस्ट्रिक, इस स्टार को। तो ये मल्टीप्लाई करता है, 10 × 20 = 200, करेक्ट, ये भी सही है।
और फिर डिवाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश। इस जो स्लैश है ये फॉरवर्ड स्लैश है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये देखो ये बीच का डंडी है इसको और भी बोलते हैं या पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके एंटर के ऊपर होता है, एंटर के ऊपर जो की होगा उसके जो हाईलाइटेड शिफ्ट से दबा के आप जब प्रेस करोगे तो आपको ये वाला बटन, ये वाला जो है पाइप मिलेगा। अब ये अगर आगे की तरफ झुक रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड गिर रहा है ना। देखो अगर ये सीधा आदमी है तो ये गिर रहा है तो किस तरफ गिर रहा है, सीधा की तरफ गिर रहा है, फॉरवर्ड, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और अगर ये पीछे की तरफ गिरे तो, अगर ये पीछे की तरफ गिरे तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो बैकवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, और ये क्या है आपका पाइप, इसको और भी बोलते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करो, पीछे जाने वाला बैकवर्ड स्लैश है, आगे जाने वाला फॉरवर्ड स्लैश है, और बीच में जो खड़ा रहता है वो पाइप है, जिसको और भी बोलते हैं, ठीक है। खत्म हो गया, समझ गए आप लोग। बिटवाइज और बोलते हैं, वो जान दो, अब पाइप समझो, ओके, ठीक है। हम लोग ये समझ आया। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को अगर कुछ डिवाइड करना है तो हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश माने आगे की तरफ झुका हुआ फ्लैश, ठीक है, राइट की तरफ झुका हुआ फ्लैश, फ्लैश हैश स्लैश, हाँ ओके। तो इसको जब डिवाइड किया तब 0 हो गया, सैड, इसको 100 कर देते हैं। अब देखो 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना होता है, 5, एग्जैक्टली वही आया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सॉर्टेड है, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब हो गए। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग को देखते हैं, आइए। तो इसको मैं पेंट ओपन करता हूँ, और पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ना आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 100 डिवाइड बाय, ये वाला नहीं लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2, बेसिक, राइट, इजी है, ओके। जब हम लोग 10 डिवाइड बाय 2 करते हैं और वैल्यू क्या आया था हम लोग का, 10 डिवाइड बाय 2 का ऑब्वियसली 5 आएगा, राइट, 5, ओके। सो 5 आया, ये आया कैसे, इसको अगर हम लोग एक्चुअल में ऐसे ग्रिड वाले फॉर्म में अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसा होगा, 10 डिवाइड कैसे होता है, ये 10 डिवाइड हुआ कैसे, 2 से, ठीक है, 2 5 10, इसके लिए सब्ट्रैक्ट होकर क्या आया हम लोग को, ये रिमाइंडर 0 बचा, तो ये हम लोग को आया क्या, 5। बोलोगे सर ये इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं आप, ये तो हमको पता है, इतना हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे एक ना चीज आपको बतानी है, वो ये है कि अगर आपको ये 5 वैल्यू चाहिए ना डिवीजन के बाद, 5 ये किसको क्या बोलते हैं, इसको कोष्टेंट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखेंगे पता है, अपने एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखेंगे, 5, एक सेकंड, सॉरी 5 नहीं 5 क्यों लिखेंगे, 5 चाहिए अपने को, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा अपना 5, ठीक है। तो ये ऊपर वाला वैल्यू, यानी आपको क्वोशंट चाहिए तो आप ये स्लैश यूज करते हो, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन क्या हो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए हो, तो रिमाइंडर का भी नीड होता है, रिमाइंडर का बहुत इंपॉर्टेंट नीड होता है, उसके बिना काफी सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तब आप स्लैश नहीं लिखोगे, स्लैश से तो ऊपर वाला क्वोशंट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अभी परसेंटेज यूज करोगे, %2, तब वो क्या देगा आपको, देगा रिमाइंडर, जो कि क्या है 0। लिख के देखते हैं इसको यहाँ पे परसेंटेज, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये 2 नंबर के बीच का या फिर 2 कॉन्स्टेंट्स के बीच का या फिर 2 ऑपरेंड्स के बीच का आपको डिवीजन करा के रिमाइंडर देता है, क्वोशंट नहीं, रिमाइंडर नीचे वाला। इसको रन कर दे और आए 0, है ना, एज वी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे लेट्स से एक दूसरा छोटू सा एग्जांपल लेते हैं। अब इसको कैसे बृहद करें, बड़ा कैसे करें, कर दिया, चलो और बड़ा, और ओके। अब हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर करूं ऐसा कि मैं यहाँ पे लिखूं 9 और इसको 2 से डिवाइड करूं, तब क्या होगा आपका, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 4 4 2 8, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 4 4 2 8, यहाँ पे आ गया ये 8। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, 1, एग्जैक्टली 1 बचा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये 4 वाले वैल्यू लेते चाहिए, क्वोशंट चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 9
/2 जो कि होगा 4। ठीक है, बहुत गंदा लिखा मैंने, हम क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको ये रिमाइंडर वाला वैल्यू चाहिए तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मॉड्यूलो 2 लिख देंगे। इससे क्या आएगा आपका रिमाइंडर 1। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से क्या होगा। इसको वेरीफाई करता है तो लेते हैं 9। ठीक है, और अब इसको रन करता है और आंसर क्या आता है अपना 1 एज वी सस्पेक्टेड एक्सपेक्टेड जो भी है जो भी। तो ये बेसिक आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी रहेगी कि अगर आपको ऊपर का क्वेश्चन चाहिए आप स्लैश लिखेंगे जो कि डिवीजन होगा, और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप लिखेंगे ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी परसेंटेज सिंबल। ठीक है, तो ये था आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो जब ये हो जाते हैं ना, जब आप इतनी चीजों को पढ़ते हो तो आपके बेसिक जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना वो समाप्त हो जाते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका अब अरिथमेटिक ऑपरेटर बचता है वो है प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, ये ना थोड़ा कभी कभी ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है कि ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसी को इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ना, शॉर्ट कम्पैक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है वीडियो को अपने। ठीक है, तो आओ इसको डिस्कस करें कि डिस्कस क्या पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेंगे। ठीक है, ओके, सो यस, रिकॉर्डिंग वगैरह सब चल रहा है बढ़िया से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अभी थोड़ा स्विच करते हैं, इसको थोड़ा स्विच करते हैं। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं num इज इक्वल टू, इसमें लिखता हूं मैं 10। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट करते हैं %d, और %d यहाँ पे क्या आ रहा है num। ठीक है, ओके, इसको रन कर दें, आता क्या वैल्यू 10। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस num में हम लोग को एक नंबर को इंक्रीज करना, माने ये 10 को 11 करना है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग करेंगे num +1, है ना, लॉजिकली यही लगता है। इसको रन कर दे, बट आप देखोगे कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 10 का 10 ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आपने num +1 किया तो आपका 10 + 1 यहाँ पे कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन वो हवा में चला गया, माने किधर भी नहीं गया। ये वैल्यू जो रिटर्न हुई ये किधर गई नहीं। आपको अगर नम की वैल्यू को चेंज करना है तो उसमें इंक्रीज करके उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये सिर्फ 10 वैल्यू दे रहा है, 10 + 1 क्या हो रहा है 11, लेकिन ये किधर जा नहीं रहा है। आप समझ रहे हो, आपको अगर वैल्यू को सेट करना है तो यहाँ पे आप उसको रीअसाइन करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 10 वैल्यू, यहाँ पे 10 आएगा, 10 + 1 क्या होगा 11, और 11 जो कैलकुलेट हुआ फिर वो जाएगा किसमें, नम में। तो अब 11 आपका चेंज होगा नम के थ्रू, नम में। ठीक है, सो अब आपका 11 होगा। तो ये इतना बेसिक आपने कर लिया, बट आपका जो प्रोग्राम है ना, सी प्रोग्राम जो भी आप करोगे उसमें एक नंबर को इंक्रीज करना, अब बहुत बार ऐसा सर्कमस्टेंस आएंगे कि आपको बार बार इंक्रीज करना है, एक नंबर को बार बार इंक्रीज करना है। उस पॉइंट पे ये जो है ना काफी इनएफिशिएंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना विचित्र लग रहा है कि आपको ऐड करना पड़ रहा है, फिर उसको रीअसाइन करना पड़ रहा है, और अननेसेसरीली देखो कोड कितना बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, वो लाइन पर्टिकुलर, इसमें सिर्फ एक वैल्यू ऐड करनी थी और इतना मतलब कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। और इसको आप आगे जाके जब आप लूप्स वगैरह सीखोगे तब आप जानोगे कि आपको आपका एक वैल्यू है ना, एक से बहुत बार इंक्रीमेंट करना पड़ता है। माने आप 10 से अपने नंबर को इतनी बार ऐड नहीं करोगे जितना 1 से करोगे, आपको मतलब आगे जाके प्रोग्राम्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऑपरेटर यूज करते हैं। छोटा सा ऑपरेटर हम लोग इतना बड़ा लिखने की जगह पे प्लस प्लस लिख देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जगह पे प्लस प्लस लिख देते हैं, num ++। इससे होता क्या है, इससे आपका num का जो वैल्यू है ना 10, num के अंदर फिर वो 11 हो जाता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसको अगर ऐसे ना लिखें, अगर ऐसे लिखूं मैं num ++ ऐसे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। num ++ का मतलब क्या है, num = num +1। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट हाँ ये इफेक्ट कुछ ऐसा ही देता है। ठीक है, num ++ क्या करेगा, आपका num में एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अब आप इसको रन करोगे तब भी देखो क्या आता है 11, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट हुआ राइट एक से, तो इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बेसिक पे रखूं कि चेंज कर दूं,
विल सी। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिक है, बहुत अजीब सा मैं नाम रख रहा हूँ, बट ठीक है चलो। यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, इसको पीछे लेके जाता हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। हाँ ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ ऐसे, तो ये बेसिक एग्जांपल का एक रह जाएगा। ये अपना एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग ने जाना, इसको ये हटा के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक है, ये हुआ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बहुत सरल है ना, और सही से काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं। एक से इंक्रीमेंट करना है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं ना, इसमें भी दो तरीके के टाइप होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट। इस प्लस प्लस को अगर आपने नम के जो वेरिएबल है उसके पहले लिखा तब वो बनेगा आपका प्री, क्योंकि पहले लिखा, पहले को प्री बोलते हैं, है ना। तो प्री पेड, वैसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पता नहीं कैसे लिखते हैं इसको, है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है इसका, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा वो बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले देखो, ये प्री इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस आपने पहले लिख दिया, और उत्तर आपका आंसर जो है आपका सेम आएगा। तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वही डॉट सी ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका आया क्या, 11 आंसर, ठीक है, कोई इशू नहीं, सेम है। अब पोस्ट क्या होगा, पोस्ट वो होगा अगर हम लोग इस प्लस प्लस को बाद में लिखे, अरे सॉरी, इस प्लस प्लस को बाद में लिखे, ठीक है। तो ये होगा आपका पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में लिखा जाने वाली चीज है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, प्लस प्लस को अगर आपने बाद में लिखा, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, पोस्ट के लिए मेरे को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, वरना वो प्री और पोस्ट सेम हो जाएगा। ओके, हाँ इनपुट आउटपुट लग रहा है। तो ये 11 आया, कोई इशू नहीं है, सब ये भी सही है। तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब क्या सिर्फ पीछे आगे लिखने से अंतर आ जाता है, नहीं, इनमें थोड़ा जो है प्रोग्रामेटिकल कंप्यूटेशनल अंतर भी है। सिर्फ ये लुक्स में ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया तो प्री, बाद में लिख दिया तो पोस्ट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ना मैं आपको बोलूंगा, आप चेक पॉइंट क्रिएट कर ले अपना माइंड में, चेक पॉइंट क्रिएट कर ले, क्योंकि इसके आगे का पार्ट हो सकता है आपको अननेसेसरी लगे और ब्रेन अपने आप ट्रिप कर जाता है कि जब अननेसेसरी है तो इसको समझे क्यों, वैसे भी अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ब्रेन ट्रिप होने का चांस ज्यादा होता है कि इन दोनों में बहुत सटल अंदर है उसको जानने के लिए, क्योंकि उसका कुछ यूज समझ नहीं आता। जब तक आपके ब्रेन को कुछ यूज समझ नहीं आएगा ना, वो उसको ग्रास्प नहीं करता डायरेक्टली, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे जब आप इतना किया है, आप चेक पॉइंट बना लो, ठीक है। अब इसके बाद जो बताऊंगा वो समझ आ गया बढ़िया, नहीं समझ आ गया बढ़िया, क्योंकि आगे जाके आपको एनीवे समझ आएगा अगर आप प्रोग्रामिंग सच्चे में करोगे तो, ठीक है। इसका यूज बहुत क्लियर हो जाता है आगे जाके। मैंने जब पहले देखा तो मेरे को यूजलेस लगा, मैंने इसको समझा भी नहीं दोनों में अंतर क्या है, मैं बस अपना पोस्ट वाला यूज करते जाता था, पोस्ट वाला, ठीक है। बाद में मेरे को समझा अरे बहुत इसका सिग्निफिकेंट अंतर है, तब जाके मेरे को समझ आया था। तो इधर आप चेक पॉइंट बना लो। विद दैट सेड, इसको एक्सप्लोर करते हैं दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं अभी, ठीक है, इसको हटाएं यहां से। अब इसको मैं रन कर रहा हूं, देखो क्या आ रहा है, अपने क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है, हाँ +11। अब यहाँ पे ना कुछ अंतर करूंगा मैं, इसको हटाता हूँ यहाँ से भी। अब ये नम को प्रिंट करना है, 10 है नम प्रिंट हो जाएगा इजीली, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये आ गया 10, ठीक है। अब इस पे जो है मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूं, तो ++ किया। तो अब मैं पहले रीड करूंगा, फिर आपको समझना कैसे होगा। नम 10 में नम की वैल्यू 10 हो गई, बढ़िया। जब प्रिंट करने गया, यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज एक वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे मतलब एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, इसका जो भी कर्सर वगैरह है जो भी है, फिर यहाँ पे आगे इसने सबसे पहले क्या देखा, ++ नम, तो ++ उसने पहले देखा, तो पहले क्या किया उसने, नम में एक इंक्रीज कर लिया, नम में एक इंक्रीज कर लिया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, 11। तो जब वो 11 वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसी 11 वैल्यू को रिटर्न किया गया, और यहाँ पे आपका वैल्यू आंसर क्या आया, 11, ठीक है। इसको रन किया, आंसर आया 11, सही है। अब यही सेम चीज हम लोग पोस्ट पे करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या करता है, यहां पे मैं इसको ++ ना लिखते हुए बाद में ++ लिखूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, नम की वैल्यू 10 सेट हुई, यहाँ पे प्रिंटफ ने इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे आया ये। अब इसने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, ++ नहीं देखा, इसने सबसे पहले देखा नम की वैल्यू क्या है, 10। तो जो 10 की वैल्यू थी, वो 10 की वैल्यू ही रिटर्न हो गई, और 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है, और 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई,
तो इस प्लस प्लस का क्या यूज, इस प्लस प्लस का यूज है कि जब 10 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई, 10 की वैल्यू प्रिंट हुई, तो बाद में जाके इंक्रीमेंट भी हुआ, तो बाद में जाके इंक्रीमेंट हुआ, तो इसके लिए बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आपको अंतर समझा? अगर आपने प्लस प्लस डाला तो उसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और वही वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन अगर आपने पोस्ट किया तो जो वैल्यू ओरिजिनल है पहले वो रिटर्न होगी, फिर जाके इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, फिर जाके इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू नम की थी वही का वही रिटर्न हुई 10, और यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। और यही यहाँ पे क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, इसके लिए इसकी वैल्यू 11 हो गई और 11 वैल्यू ही रिटर्न हुई, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 11 आया, ठीक है। तो यहाँ पे सेफली हम लोग लिख सकते हैं कि जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या साक्ष्य है, माने क्या प्रूफ है, कि क्या विटनेस है कि आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि हम लोग को सिर्फ 10 रिटर्न हुआ। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट रन करते हैं जिसमें हम लोग नम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो उससे हम लोग को प्रूफ हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये वैल्यू रिटर्न हुई, तो मतलब नम की वैल्यू इनवेस इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर नम को प्रिंट करेंगे तो वो 11 ही आएगा, वी हैव नो डाउट, है ना। इसको रन करते हैं क्या आया, 11 स्लैश एन डालना चाहिए था, स्लैश एन 11, ठीक है, इस तरीके से हुआ, बढ़िया, ये हम लोग को समझ आया। फिर यहाँ पे अगर इसी चीज को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, नम पहले रिटर्न हुआ, वैल्यू 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ। इसके बाद अगर इंक्रीमेंट हुआ है सच में, तो ये नम का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ये प्रिंटर स्टेटमेंट जैसे खत्म हुआ, ये नम की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नम की वैल्यू 11, क्योंकि बाद में जाके इंक्रीमेंट हुआ ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आई, 11, ठीक है। तो इसमें स्लैश एन भी डाल देते हैं, इधर भी 11। तो यहाँ पे अभी आपको समझ आया कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो वैल्यू इंक्रीज करके फिर इंक्रीज वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज वैल्यू रिटर्न हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। और इंक्रीज वैल्यू रिटर्न हो मतलब इंक्रीज तो हुआ ही है, तो बाद में इंक्रीज ही रखेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट से। यहाँ पे लेकिन नम प्लस प्लस में क्या होता है, पहले नम की वैल्यू आती है। यहाँ पे रीड करते हुए हम लोग देखेंगे ना, इसको बहुत इजीली समझ आ जाता है। प्रिंटफ में गया, परसेंटेज गया, यहाँ पे उसने नम देखा पहले, तो जो ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो गई और वही प्रिंट हो गई। इसके बाद लेकिन इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ने प्रिंट किया नम की वैल्यू, तो वो 11 हो गई थी। ये है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, यही है और कुछ नहीं। इस वीडियो को मतलब इस पार्ट को रिपीटली देख लो, अगर आपको समझ आएगा। इसका यूज नहीं समझ आता है इस क्षण में, वो आगे जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसको बस आप अभी समझ लो एज अ कंसेप्ट, ठीक है। नहीं समझ आता वो चेक पॉइंट पे रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब एक और चीज होती है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। डिक्रीमेंट क्या होता है, बस कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम सब कुछ, एग्जैक्टली सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट कैसे होता है, माइनस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जब एक वैल्यू ऐड हो रही थी, अब एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और ये 10 का 9 हो जाएगा। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिक डेट ऑफ बर्थ हो गया ये, ओके, 9, ठीक है। 9 क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो एक वैल्यू कम हुई, इंक्रीमेंट में एक बढ़ रही थी, इसमें कम हुई, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये हुआ। तो सिमिलरली प्री पोस्ट भी ऐसा ही रहेगा। प्री में अगर आप पहले नेगेटिव नंबर डाल दो, तो यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, तो 10 की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा, आपका 9 होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी तो 9 आएगा, एडिशन इज सॉर्टेड है, ठीक है। इसको रन करते हैं, डिक्रीमेंट प्री ऑपरेटर, प्री है ना, हाँ, नॉट सही, तो 9 आया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, पहले वही जो डिक्रीमेंट वैल्यू हुई उसको प्रिंट कर दिया गया, तो नेक्स्ट टाइम से डिक्रीमेंट वैल्यू ही रहेगी, ऐसा हो। अब यहाँ पे जो पोस्ट वाला बात किया, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, ओके, ऑलराइट, क्या किया मैंने, यहाँ पे एक शॉर्टकट कैसे मिल गया मेरे को, कंट्रोल बी प्रेस किया मैंने, तो फोल्डर पे ओपन हो गया, जिस फोल्डर में सब मेरे फाइल्स बनाया। तो बहुत अच्छी बात है ना, कंट्रोल बी से नोटपैड पे करूँ तो भी होएगा क्या ऐसे,
नोटपैड पे लेट्स से मैं ये डिस्क्रिप्शन खोलने का ट्राई करता हूँ, कंट्रोल बी, फॉर्मेट। अच्छा नहीं हर इसमें नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है समाउ डिव सिलेबस में। तो कंट्रोल बी से आपका फोल्डर में ओपन हो जाएगा, क्या बढ़िया बात है, सही है। एनीवेज यहाँ पे हम लोग थे डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका नम का वैल्यू रिटर्न होगा जो ओरिजिनल है 10, तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर लेकिन क्योंकि इसके बाद डिक्रीमेंट भी हो रहा है तो नम की वैल्यू बाद में जाके डिक्रीमेंट होगी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट से आपका वैल्यू जो है 11 ना होके 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। अब रन करते हैं 10 9, ठीक है। तो ये है आपका प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। प्री में आपका वैल्यू पहले इंक्रीज या डिक्रीज होता है, फिर रिटर्न होता है और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में आपका ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है, या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने समझा। तो चेक पॉइंट अगर आपको समझ आएगा कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे समझ लेंगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ गया बहुत बढ़िया, आगे जाके आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर सब के सब, ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत, ठीक है। तो हम लोग का वीडियो बड़ा खासा हो गया, बढ़िया का बढ़िया से, ठीक है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप गलती से यहाँ पे आ गए, गलती से यहाँ तक टिक गए इस वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इति संपूर्णम, वंदे मातरम।